हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन सब्जेक्ट की बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, जिसमें अपने कोर्स का जो टाइटल है, जो अपने जो कोर्स है, इसका जो कोड है वो है PPATH 211। इसके अंदर जो अपना टाइटल आता है उस टाइटल में है अपने डिजीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। अब इस कोर्स के अंदर अपने को क्या पढ़ना है, जिसमें फील्ड की जितनी भी डिजीजेज है, ठीक है, जो कोई रोग कारक होता है, उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती है उसके बारे में, जो डिजीज उत्पन्न होती है उसके बारे में अपने आज स्टडी करेंगे। तो इसमें देखो, डिजीज सबसे पहले अपने समझने वाली चीज़ क्या होती है कि डिजीज होता क्या है। और फील्ड क्रॉप को आपका पता ही है कि फील्ड क्रॉप क्या होता है। फील्ड क्रॉप जैसे अपने खाद्यान्न की फसलें होती है, दलहनी फसलें होती है, जो अपने फील्ड में ग्रो करते हैं, वो फील्ड क्रॉप हो गई। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप ये अपना एक अलग स्ट्रीम हो जाता है। जैसे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में क्या आता है, जैसे फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, ये सब क्या होती है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती है। इसमें अब इसके बाद क्या बढ़ेंगे अपने, इनका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या आता है कि अपने उस डिजीज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे, कि उसका नियंत्रण करना ज़रूरी है या नहीं, अपने लिए क्यों ज़रूरी है डिजीज़ का अध्ययन करना, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब चीज़ें इस कोर्स में अपने स्टडी करेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपने जो चीज़ होती है उसमें क्या अपने देखेंगे, उसमें डिजीज़ का एक्चुअल मीन क्या होता है, इसका कोज क्या होता है। अब प्लांट पैथोलॉजी में आते हैं तो प्लांट पैथोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले चीज़ें क्या होती है कि प्लांट पैथोलॉजी में अपने किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। उसमें सबसे पहले चीज़ आती है वो क्या होता है, डिजीज़। ईटियोलॉजी, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, ये तो अपना सब्जेक्ट होता है। अब इसके अंदर देखो, जब डिजीज होगी तो उसका कोई ना कोई कारक होगा। जो डिजीज होती है उसको करने वाला कोई ना कोई तो कारक होगा। अब उस कारक की वजह से पौधे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज़ का भी अध्ययन करेंगे। और उस प्रभाव से बचने के लिए या फिर उस प्रभाव को कम करने के लिए अपने द्वारा जो भी उपाय किए जाते हैं, वो सब चीज़ें किस में आ जाती है, वो सारी स्ट्रेटजी जो होती है वो क्या आ जाती है, मैनेजमेंट में आती है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले चीज़ अपने बात करेंगे कि डिजीज़ होता क्या है। डिजीज़, अब सीधी सी बात होती है अनइजीनेस। अनइजीनेस मतलब जब एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, जब कोई प्लांट जो होता है, प्लांट को जैसे अपने टर्म यूज करते हैं होस्ट, जिसके अंदर डिजीज़ होने को है। ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की अपने बात करेंगे, क्या होता है इन्फेक्शन बताएंगे। होस्ट क्या होता है, होस्ट जो कोई भी रोग कारक होता है उसको जो आवास और भोजन प्रदान करता है, जिससे क्या होता है कि एक रोग कारक होता है ना, वो क्या करेगा, जिसके ऊपर सर्वाइव करता है, मतलब उस पर जीवित रहता है, या फिर उससे, और उसके साथ साथ भोजन भी उससे लेता है, न्यूट्रिशन जो उससे लेगा, उसी की वजह से वो उस पर सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, होस्ट के बारे में समझ में आ गया। होस्ट क्या होता है, होस्ट कोई भी जो कोशी होता है वो क्या होता है, प्लांट, पादप का नाम लेते हैं अपन। पादप जिस पे क्या करता है, पैथोजन आवास प्राप्त, जिससे आवास प्राप्त करता है और उससे भोजन प्राप्त करता है। अब उसके बाद क्या होता है कि होस्ट तो हो गया, होस्ट के बाद दूसरा जो फैक्टर काम करता है डिजीज के लिए, वो कौन सा होता है, पैथोजन। अब पैथोजन क्या होता है, अपने पैथोलॉजी की बात करते हैं तो पैथोजन क्या हो गया, पैथोजन को साधारण भाषा में देखें तो रोग उत्पन्न करने वाला जो कारक होता है ना, उसको अपन क्या बोल देते हैं, पैथोजन। an entity that cause
डिजीज, जो रोग उत्पन्न करता है। तो अब पैथोजन जो हो गया, पैथोजन में क्या क्या चीज़ हो सकती है। अब देखो पैथोजन के अंदर बहुत सारे कारक होते हैं, इसमें डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा मैं क्या होता है पैथोजन के अंदर, कितने टाइप के हो सकते हैं और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ठीक है, पैथोजन हो गया अपना, होस्ट हो गया। अब इसमें एक फैक्टर और काम करता है जिसको अपन लेते हैं, एक फैक्टर जो होता है इसके अंदर और वो आ जाएगा एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट का क्या होता है कि इन्वायरमेंट का वैसे देखें तो डायरेक्ट रोल रहता है कि इन्वायरमेंट के बिना होस्ट भी सर्वाइव नहीं करता और इन्वायरमेंट के बिना पैथोजन भी काम नहीं करेगा। सूटेबल कंडीशन होनी चाहिए कि रोग उत्पन्न करने के लिए उसको प्रॉपर उसको इन्वायरमेंट चाहिए। तो ये तीन फैक्टर जो होते हैं वो डिजीज के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि होस्ट तो अपनी जितनी भी सीधी सी बात है अपने क्रॉप्स को ले लेते हैं कि होस्ट जितनी भी क्रॉप्स होती है वो सारे के सारे अपने होस्ट हो गए। उसके बाद अपन बात करते हैं कि पैथोजन क्या होता है, ये रोग उत्पन्न करने वाले जो एजेंट होते हैं। ठीक है, ये एजेंट कितने टाइप के हो सकते हैं। अब इसमें देखो पहली चीज़ तो होती है कि अपने सीधी बात करें, ये जो इनको फैक्टर बोल देते हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले जो फैक्टर या फिर कारक होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। मेजर बायोटिक फैक्टर होते हैं, दूसरे एबायोटिक, और तीसरे जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं मीजोबायोटिक। बायोटिक का मतलब लिविंग, एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, और मीजोबायोटिक जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप के होते हैं। ये इनकी कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन में लिविंग होते हैं, कौन से में नॉन लिविंग होते हैं। तो अब इसमें बायोटिक फैक्टर में लिविंग फैक्टर होते हैं। लिविंग फैक्टर में अपन बात करते हैं तो कौन कौन से इसमें फैक्टर होते हैं या फिर कौन कौन से रोग कारक होते हैं जो बायोटिक होते हैं। तो बायोटिक में मेन जो फैक्टर होता है वो क्या क्या होते हैं इसके अंदर, फंजाई, जो अपने पिछले कोर्स में पढ़ा था कि फंजाई क्या होता है। ठीक है, या फिर सिंगुलरली बोले तो इसको बोल देंगे अपन फंगस। ये पूरा ग्रुप को डिस्क्राइब करता है, फंजाई जो वर्ड होता है वो पूरे ग्रुप को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, फंजाई। इसके अलावा होता है बैक्टीरिया, लिविंग है तो बैक्टीरिया हो गया। इसके अलावा क्या होता है इसमें, फाइटोप्लाज्मा हो गया। और क्या हो जाता है इसके अंदर, स्पाइरोप्लाज्मा भी होता है। नीमेटोड। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर होते हैं। इसके अलावा अब जब बात करेंगे अपन नॉन लिविंग की, ये सारे लिविंग के एग्जाम्पल हैं, ये सारे लिविंग या फिर बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा अपन अब नेक्स्ट पे बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर। सेकंड नंबर डाल के एबायोटिक फैक्टर में क्या आ जाता है, एबायोटिक मतलब जो लिविंग नहीं है। ठीक है, और इनके द्वारा जो डिजीज होती है उनको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, असंक्रमणकारी बोलते हैं उनको। क्या बोलेंगे उनको, नॉन इन्फेक्शियस, या फिर डिजीज ने बोल के इसको क्या बोल सकते हैं अपन, डिसऑर्डर। ठीक है, अब डिसऑर्डर या फिर डिसऑर्डर करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से कारक होते हैं उसमें अपन बात करते हैं। तो सबसे जो मेजर कारक अपने दिमाग में आना चाहिए वो क्या होता है कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की कमी। अब न्यूट्रिएंट में क्या क्या होते हैं, कौन से पोषक तत्व होते हैं जिनकी वजह से डिसऑर्डर हो सकता है। मेजर जो पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। इसके अलावा माइनर जो होते हैं उसमें मैग्नीशियम आ जाता है, कॉपर आ जाता है, बोरॉन आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसकी वजह से
डिसऑर्डर हो जाता है। इसके अलावा क्या फैक्टर काम करता है, जैसे एक नंबर तो हो गया अपने जैसे पोषक तत्वों की कमी, दूसरी चीज़ क्या आ जाता है इसके अंदर, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी तो क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर होता है। टेम्परेचर की वजह से जैसे बर्निंग हो जाती है, स्काल्ड बोल देते हैं जिसको, सन स्काल्ड बोलते हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर एक डिसऑर्डर पैदा हो जाता है प्लांट के अंदर, ठीक है। आगे जो फैक्टर होता है वो उसकी बात करें तो अपन क्या बात करेंगे, अपने सॉइल वाला फैक्टर, ठीक है। सॉइल में क्या हो जाता है, सॉइल पीएच, या फिर इसमें सीधा लिखे तो सॉइल की कंडीशन। सॉइल की कंडीशन में अपने पीएच की बात कर लेते हैं। तो सॉइल का पीएच ज़्यादा होने की वजह से, पीएच कम होने की वजह से भी प्लांट में क्या हो जाता है, कई बार डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट रहता है इस पे, पौधे में ह्यूमिडिटी भी फैक्टर, इसमें ह्यूमिडिटी का जो फैक्टर है वो भी काम करता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो वाटर की बात कर लेते हैं। अब इसकी वजह से भी डिसऑर्डर हो जाता है कई बार, इरिगेशन की वजह से हो जाता है। इरिगेशन ही तो इसका है ना, वाटर का सोर्स जो अपने प्लांट में किस तरीके से आर्टिफिशियली उसको वाटर सप्लाई करते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, इरिगेशन। इरिगेशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या हो जाता है, विल्टिंग जैसे सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाते हैं, ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर होते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं अब मीजोबायोटिक की, जो अपना थर्ड पॉइंट था उसमें मीजोबायोटिक। मीजोबायोटिक का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। अब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैसे हो सकते हैं, ये भी समझने वाली बात है कि कैसे वो लिविंग होंगे, कैसे नॉन लिविंग होंगे। तो इस कैटेगरी में आने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो किस कैटेगरी के होते हैं, क्यों होते हैं, इसमें क्या ऐसा फंक्शन होता है कि जिस वजह से वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो लिविंग में जैसे इसमें बात करते हैं तो इसमें ग्रुप आ जाता है एक वायरस। ये वायरस एक इस प्रकार का एक ग्रुप होता है जिसमें वायरॉइड जैसा आता है, जिसमें डीएनए आरएनए, जिससे जो सब माइक्रोस्कोपिक जो करेक्टर वाले होते हैं ना वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो वायरस एक जैसे ग्रुप ही होता है। अब इसके अंदर वायरॉइड्स होते हैं, ठीक है, वायरॉइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आरएनए। अब वायरस में होता क्या है, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। ये तो होता है न्यूक्लिक एसिड, प्लस में इसमें क्या होता है, प्रोटीन। दो चीज़ से मिलकर बनता है वायरस, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, और डीएनए भी क्या हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंड हो सकता है। आरएनए भी क्या हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंड हो सकता है। ये इसमें वेरिएशन रहता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया। इसके अलावा प्रियॉन्स भी इसी ग्रुप की होती है, लेकिन प्रियॉन्स का प्लांट में जितना ज़्यादा रोल नहीं रहता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, मीजोबायोटिक इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जब वायरस जब कोई लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है, वायरस जब लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है या फिर जिसको अपने होस्ट बोल देते हैं, ये एक प्रकार का ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे इसके बाद। ओब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है ये पिछले सिलेबस में आपको बताया भी था, एक बार और रिवाइज कर देंगे अपन। अब देखो इसमें लिविंग सेल जब ये होस्ट के कांटेक्ट में आता है, जब कोई सेल के कांटेक्ट में आता है तो उस टाइम क्या करता है, ये फंक्शनल हो जाता है। फंक्शनल मतलब ये उसके अंदर वर्किंग में हो जाता है कि वो उसके पूरा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है या फिर उसकी प्लांट की जो पूरी मशीनरी होती है, उसका हार्मोनल एक्टिविटीज़ सब चीज़ पे वो कंट्रोल कर सकता है। तो वो क्या करता है, सिंथेसिस का काम करता है। सिंथेसिस मतलब उसके अंदर खुद का कुछ ऐसा फंक्शन नहीं होता या फिर उसके अंदर ऐसी मशीनरी नहीं होती जिस वजह से कि वो उसके अंदर पूरा का पूरा जितना भी उसको कंपोनेंट उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके सारी चीज़ को वो सिंथेसिस नहीं कर सकता। तो उसको क्या चाहिए, एक सेल चाहिए। तो उस सेल के अंदर ही वो रेप्लिकेट होता है, उसी के अंदर पूरा सिंथेसिस का प्रोसेस
कंप्लीट करता है। तो सिंथेसिस करेगा तो उसके अंदर क्या बनाएगा, वो न्यूक्लिक एसिड भी बनाएगा और प्लस में प्रोटीन भी बनाएगा, और उससे क्या होते हैं, नए पार्टिकल्स बन जाते हैं वायरस के, और वो ही उसी के अंदर मल्टीप्लाई होते रहते हैं प्लांट के अंदर और फर्दर इन्फेक्शन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसके रिलेटेड में थी, वायरस। तो अब वायरस के बाद अपन बात करते हैं वायरॉइड। वायरॉइड भी क्या होता है, वायरॉइड में देखो वायरस का पार्टिकल ही समझो इसको। वायरस और वायरॉइड में डिफरेंस ये होता है कि वायरॉइड जो होता है, वायरॉइड में क्या होता है, इसके जैसे वायरस में क्या बताया मैंने कि प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, ये दो चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, एक वायरस पार्टिकल बनाती है। तो जो वायरॉइड होता है उसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो एब्सेंट होती है, इसके अंदर प्रोटीन का कोट नहीं होता, ये प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, जैसे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो ये जो एक सिंगल पार्टिकल या फिर ये जो एक स्ट्रैंड या फिर इसका स्ट्रैंड होता है, इसको क्या बोल देते हैं अपन, वायरॉइड। अब ये बहुत सारी डिजीज़ करता है, इसमें अपन डिजीज़ में जब पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे आपको कि क्या इसके अंदर क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या इसके करैक्टर होते हैं, कैसे प्लांट को इफेक्ट करता है, ये सब चीज़ें उस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गए इसके फैक्टर, पैथोजन कितने टाइप के हो सकते हैं या फिर पौधे को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, उसके मेजर जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक और मीजोबायोटिक। अब अपन बात करते हैं कि ये इनका जो रोल होता है वो किस टाइप से हो सकता है, मृतोपजीवी होता है या फिर परजीवी के रूप में होता है। ये पिछली बार भी अपन ने पढ़ा था, एक बार इसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि जब बार बार पढ़ेंगे तो इसके अंदर आएगा ये टर्म, तो इसलिए बता देता हूँ कि जो पैरासाइट होता है उसको कैटेगराइज कर रखा है कि कितने भागों में होता है। ये जो पैरासाइट होता है इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट में बंटा होता है ये, ठीक है। पहली बात तो अपन पैरासाइट की बात करते हैं। ये जो पैथोजन होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का सीधा सा सिंपल मीनिंग होता है कि जो दूसरे पे दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, किसके लिए, भोजन के लिए। जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं वो पैरासाइट हो जाते हैं, ठीक है। अब पैरासाइट में क्या होता है कि 2-3 टाइप के होते हैं ये, जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब हिंदी में लिखें तो इसको अविकल्पी परजीवी है। तो परजीवी, लेकिन इसके पास कोई विकल्प नहीं होता कि जब लिविंग सेल होगी तभी वो जीवित रह पाएगा, अदरवाइज ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, वरना ये जीवित नहीं रह पाएगा। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का सीधा सा मतलब होता है जो टोटली डिपेंड होता है किस पे, लिविंग सेल पे। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पैथोजन है जो सिर्फ इस कैरेक्टर के या फिर इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर इस टाइप के होते हैं। तो इसमें बहुत सारे पैथोजन, जैसे एग्जांपल लिखते हैं अपन, जैसे डिजीज़ की बात करते हैं तो एक पाउडरी मिल्ड्यू का नाम आता है, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा होता क्या है, ये कैसे होता है। एक बार एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं ये क्या चीज़, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, और अपन ने वायरस की भी बात की थी तो इसमें वायरस भी इंक्लूड कर देते हैं। तो ये 3 टाइप के जैसे एग्जांपल अपन ने याद कर लिए कि अगर पूछ ले कि ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, उसका एग्जांपल पूछ ले तो ये इनके बारे में लिख दे सीधा, या फिर डिजीज़ का भी एग्जांपल देंगे तो ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर देता है कि ऑब्लिगेट टाइप की डिजीज़ होती है, इनकी ऑब्लिगेट पैथोजन होता है वो ये डिजीज़ करती है। अब उसके बाद बात करते हैं अपन ये 1 नंबर हो गया अपना। 2 नंबर अपन बात करते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब विकल्पी परजीवी। अब विकल्पी परजीवी मतलब ऐसा परजीवी जिसके पास दूसरा विकल्प होता है। दूसरा विकल्प होता है तो इसका मतलब क्या हो गया
विकल्प इसके पास किस चीज़ का है, परजीवी होने का, मतलब परजीवी हो सकता है। और जब परजीवी की बात करते हैं तो जब अपन परजीवी का नाम लेते हैं तो उसका मतलब ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट मतलब जो अविकल्पी था। तो जो फैकल्टेटिव पैरासाइट का जो ग्रुप होता है, जो एक्चुअल में क्या होता है, मृतोपजीवी। क्या होते हैं, मृतोपजीवी, या फिर जिनको बोलते हैं इंग्लिश में अपन सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स मतलब मृतोपजीवी। मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थ पे वो जीवित रहते हैं, लेकिन मृत कार्बनिक पदार्थ की एब्सेंस में वो किस पे सर्वाइव कर जाते हैं, किस पे जीवित रह सकते हैं, उसकी एब्सेंस में लिविंग सेल पे। तो उस कैटेगरी को क्या बोल देते हैं अपन, फैकल्टेटिव पैरासाइट। तीसरा जो होता है इसके अंदर क्या आ जाता है, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स क्या होंगे, अब देखो फैकल्टेटिव मतलब इसके पास क्या है, ये विकल्प। तो विकल्पी मृतोपजीवी, विकल्पी मृतोपजीवी। विकल्पी मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जो कि लिविंग सेल पे सर्वाइव करते हैं, लिविंग सेल पे सर्वाइव करते हैं, लेकिन लिविंग सेल की एब्सेंस में वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जीवित रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ पे वो जीवित रह सकते हैं जब उनके पास लिविंग सेल नहीं हो। तो ये अपने बात करते हैं, तो ये परजीवी, इस टाइप के परजीवी होते हैं। ये जो कैटेगरीज होती है, जितने भी पैथोजन होते हैं, इन्हीं कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं, सीधी सी बात, अपन कहाँ से स्टार्ट हुए थे, अपन बात कर रहे थे डिजीज़ की। और जब डिजीज़ की बात करते हैं तो डिजीज़ के अंदर सबसे पहली चीज़ बताई थी मैंने कि इसको, डिजीज़ को करने वाला कारक चाहिए अपने को। कारक था अपना जैसे पैथोजन, पैथोजन ये अपना क्या होता है, रोग कारक। ठीक है, जो रोग उत्पन्न करता है। अब उसके बाद अपन किसकी बात की थी, होस्ट की। होस्ट अपने डिस्कस हो गया, होस्ट समझ में आ गया कि क्या होता है होस्ट। पैथोजन की पूरी कैटेगरी बता दी मैंने कि पैथोजन कितने टाइप के हो सकते हैं, किस किस तरह के हो सकते हैं, वो सारी कैटेगरी अपने पैथोजन में आती है। ठीक है, अब इसके बाद इन्वायरमेंट की बात है, तो इन्वायरमेंट की अपन साथ साथ जैसे डिजीज़ की स्टडी करेंगे तो उस टाइम अपन इन्वायरमेंट की भी बात कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन एक टर्म बताया था मैंने कि अपने प्लांट पैथोलॉजी के अंदर अपन स्टडी किसकी करते हैं, डिजीज़ के अलावा अपन किसकी स्टडी करते हैं, ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी हिंदी में बोले इसको तो क्या बोलते हैं, इसको हेतु की। हेतु की मतलब, ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक ईटियोलॉजी होता है, एक ईटियोलेशन होता है। दिखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही है। ईटियोलेशन और ईटियोलॉजी में क्या फ़र्क रहता है कि ईटियोलॉजी तो टर्म क्या डिफाइन करती है कि डिजीज़ को कोज करने वाला एजेंट, डिजीज़ करने वाले कारक का अध्ययन। ईटियोलॉजी में क्या आता है कि डिजीज़ को उत्पन्न करने वाले कारक के अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे, ईटियोलॉजी। इंग्लिश में लिखते हैं तो इसको क्या बोल, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ईटियोलॉजी को कैसे करेंगे, इट इज द स्टडी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ए cause of, it is the study and determination of a cause of a disease। ठीक है, तो रोग को उत्पन्न करने वाले कारक का अध्ययन या फिर उसका निर्धारण करना क्या कहलाता है,
ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में सीधी सीधी बात एक होती है कि जो रोग कारक होता है उसका फंक्शन क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी कार्यकी क्या होती है, उसकी शारीरिकी क्या होती है और उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है। तो ये सब चीज़ें ईटियोलॉजी में आती है। ये भी अपना एक पार्ट है। जब अपन डिजीज़ और डिजीज साइकिल सब चीज़ की अध्ययन करते हैं तो उसके बहुत सारे फैक्टर की भी अध्ययन करेंगे, तो उसमें भी क्या करते हैं अपन, ईटियोलॉजी की भी स्टडी करते हैं और ये अपने टाइटल में आता है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है, ईटियोलेशन। ईटियोलेशन क्या होता है? ईटियोलेशन जब कोई भी प्लांट होता है उसके ऊपर जब सनलाइट पूरी नहीं पहुंच पाती फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको जब पूरी लाइट नहीं मिल पाती या फिर उसका क्लोरोफिल का डेवलपमेंट नहीं होता, क्लोरोफिल का मतलब कम लाइट की वजह से उसका पूर्ण रूप से क्लोरोफिल डेवलप नहीं होता, तो उस वजह से पौधे के अंदर क्या होता है कि उसका हरापन गायब हो जाता है और वहाँ पे पीलापन दिखाई देने लग जाता है। और उस वाले करेक्टर को या फिर उस लक्षण को अपन क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं अपन ईटियोलेशन। ठीक है, ये अपने बात करें तो ये एक प्रकार का सिम्टम भी होता है। ठीक है, ये इसको क्या बोल सकते हैं अपन, सिम्टम। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, ईटियोलेशन समझ में आ गया। उसके बाद मैंने एक चीज़ बताई थी कि अपन पैथोलॉजी में अध्ययन करते हैं सिम्टम का भी। इस वाले टाइटल में अपने को सिम्टम भी पढ़ने हैं। अब अपने ये बात सिर्फ ऐसे समझ लो कि सिर्फ प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन ही चल रही है, ये पूरा डेफिनेशन का पार्ट है, लेकिन पूरी डेफिनेशन में अपन पूरे पॉइंट समझ सकते हैं इसमें कि अपने को अब सिर्फ बेसिक अपने को क्लियर करना है। बेसिक क्लियर होगा तो अपने को बाद में ईजी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब सिम्टम से पहले अपन जब पहली बात मैं ये बता देता हूँ कि अपन डिजीज़ की बात की थी, तो अपन डिजीज़ का भी, डिजीज़ को पहले डिफाइन कर देता हूँ, फिर आपको सिम्टम भी समझ में आ जाएगा। अब डिजीज़ का मैंने बात किया था तो मैंने बताया था कि अनइजीनेस, जब एबनॉर्मलिटी हो जाती है कोई भी प्लांट के अंदर, कोई भी जीव को ले लो, प्लांट की बात नहीं करें, डिजीज़ को डिफाइन कर रहे हैं अपन, प्लांट के केस में करें तो अपन प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिजीज़ का मतलब होता है कि अनइजीनेस। अनइजीनेस अपने एक टर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए, जैसे माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग मतलब किससे रिलेटेड होगी, फंक्शन की बात करें तो उसके अंदर मतलब कुछ फंक्शन सही नहीं हो रहेंगे। अब उसके अंदर कुछ फंक्शन सही नहीं चल रहे तो उसके अंदर क्या हो गया कि एबनॉर्मलिटीज़ आ गई। एबनॉर्मलिटीज़ मतलब उसका जो नेचुरल जो वर्किंग का जो प्रोसेस था वो इंटरप्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई, तो उस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, माल फंक्शनिंग। ठीक है, माल फंक्शनिंग क्यों होता है, अब ये कारण क्या होता है इसके अंदर, माल फंक्शनिंग होता है कंटिन्यूअस इरिटेशन। कंटिन्यूअस इरिटेशन, इरिटेट, कोई भी चीज़ को अपन इरिटेट करते हैं मतलब उसको दिक्कत या फिर उसको प्रताड़ना बोल सकते हैं। जब कोई भी प्लांट को कोई भी रोग कारक जो होता है वो उसको कंटिन्यूअस प्रताड़ित करता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेज आ जाते हैं और वो चेंजेज को क्या करता है, शो करता है। वो बोल तो पाता नहीं तो वो क्या करेगा, शो करेगा, उसके अंदर कुछ वेरिएशंस आएंगे, उसके अंदर चेंजेज होंगे, तो चेंजेज को अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तभी अपन उसको बोल पाएंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल फंक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, डिजीज। कंटिन्यूअस इरिटेशन, कंटिन्यूअस इरिटेशन कौन कौन कर सकता है, ड्यू टू बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की वजह से, या फिर बायोटिक, जो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर होते हैं उनके कंटिन्यूअस इरिटेशन की वजह से प्लांट के अंदर जो माल फंक्शनिंग होती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट में क्या हो सकता है उसके अंदर, इकोनॉमिकली लॉस, इकोनॉमिकली लॉस हो सकता है, प्लांट की डेथ हो सकती है। तो उसके अब इसके डिजीज को अपन डिफाइन करते हैं तो सीधा देखो, डिजीज को क्या बोलेंगे, इट इज ए माल फंक्शनिंग ऑफ ए प्लांट ड्यू टू कंटिन्यूअस इरिटेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स रिजल्टिंग इन इकोनॉमिकली लॉस एंड डेथ ऑफ द प्लांट। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, डिजीज। अब इसमें देखो कि डिजीज होने का या फिर उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है पैथोजन, कि उसके अंदर डिजीज हो गया, कि ये माल फंक्शनिंग उत्पन्न होने के कारण क्या हो सकते हैं। तो उसके अंदर जैसे बात करते हैं तो अपन 2-3 पॉइंट है उसको समझते हैं कि क्यों हुई,
डिजीज होती क्यों है, कि पौधे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि इस रोग कारक पैरासाइट से बहुत होते हैं, सारे जो होते हैं वो ऐसे डिजीज भी तो नहीं कर सकते। अब डिजीज क्यों होता है, अब इसका कारण क्या हो सकता है कि उसको डिजीज क्यों बोलते हैं अपन। अब देखो उसके अंदर क्या होगा, एक तो मेन कारण वो क्या होता है, पोषक तत्व। जब कोई भी रोग कारक, ये जैसे अपना प्लांट हो गया, तो प्लांट पे जब कोई भी जो पैथोजन होगा वो जब अटैक करता है उसके ऊपर, तो उसका कुछ ना कुछ तो पर्पज होगा, क्यों उस पर अटैक करता है, क्योंकि इसको भी तो सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के लिए इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन तो चाहिए ना। न्यूट्रिशन चाहिए तो न्यूट्रिशन के लिए वो किस पे जाएगा, होस्ट पे। तो होस्ट में जाएगा, तो होस्ट से जब ये न्यूट्रिशन का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, पोषक तत्व का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा या फिर अवशोषण, पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा। तो उस वजह से क्या होता है, पौधे के अंदर कुछ फंक्शन इंटरप्ट हो जाते हैं या फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, पोषक तत्वों की पौधे के अंदर कमी हो जाती है, उसको भरपूर पोषण नहीं मिलता, तो इसलिए उसके अंदर क्या हो जाता है, एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होने लग जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो और क्या हो सकता है उसके अंदर, मेटाबॉलिज्म। ये जो टर्म होती है उपापचय जिसको बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म मतलब पौधे की जो उपापचय, रोग कारक क्या करेगा, पौधे का जो उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज होती है उसको इंटरप्ट करेगा या फिर उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर देगा जिस वजह से उसके अंदर क्या होगा, या तो कुछ टॉक्सिक कंपाउंड बन जाएंगे, टॉक्सिक यानी कि विषकारी यौगिक बन जाएंगे, जो क्या करेंगे, या तो पौधे के लिए यानी कि पौधे के लिए वो क्या हो जाएंगे, हानिकारक हो जाएंगे, उसके बहुत सारे फंक्शंस को रोक देंगे या फिर हार्मोन को इम्बैलेंस कर देंगे। तो ये भी मेटाबॉलिज्म का एक एक्टिविटीज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो तीसरी चीज़ क्या होती है कि या तो न्यूट्रिएंट खुद एब्जॉर्ब करेगा या उसके मेटाबॉलिज्म को इंटरप्ट करेगा। तीसरी चीज़ जो होती है उसमें क्या आ जाती है कि यह क्या करेगा, जो पोषक तत्व होते हैं पोषक तत्वों में जब क्या करेगा, पोषक तत्व जब पौधे अपटेक करते हैं, पोषक तत्वों का जब अपटेक होता है तो उस पाथ को इंटरप्ट कर देते हैं, उस पाथ को, न्यूट्रिशनल जो पाथ होता है उसको इंटरप्ट कर देंगे, उसमें बाधा डाल देंगे कि कोई प्लांट जब रूट से न्यूट्रिएंट और वाटर की सप्लाई जो होती है उसको क्या कर देंगे, वो ब्लॉक कर देंगे या बंद कर देंगे या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो उस वजह से वो पाथ क्या हो जाता है कि उस पाथ के अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक होने की वजह से क्या, उसको भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा या फिर उसको वाटर सप्लाई नहीं होगी, तो उस वजह से वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिजीज के यानी कि उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएगी। तो एबनॉर्मलिटीज़ होने के ये 3 मुख्य कारण होते हैं और ये कारण करने वाला कौन होता है, रोग कारक। तो ये डिजीज़ की बात समझ में है कि डिजीज़ होता क्या है। तो अपन डिजीज़ में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिजीज़ होती किस वजह से है, करने वाला कौन होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। ये इसके बराबर इसमें अपन PDF जो नोट्स होंगे उसके अंदर इसमें पूरी डेफिनेशन या बुक में भी पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी। लेकिन समझने वाली बात होती है कि अपने इसको लिखेंगे कैसे, रटने से सब कुछ नहीं होता, इसको समझ के लिखें तो अपनी हर चीज़ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिजीज़। डिजीज़ के बाद आता है इसमें सिम्टम। अब सिम्टम क्या होता है, अब इसको हिंदी में बोले तो सीधी सी बात, लक्षण। ठीक है, लक्षण किसको लक्षण बोलेंगे, क्या चीज़ होता है, लक्षण होता क्या है, किसका रिजल्ट होता है, किस चीज़ के बारे में अपन बात करें, ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए। तो लक्षण क्या होता है कि जब कोई प्लांट पे इन्फेक्शन होता है, प्लांट में क्या होता है, इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं अपन संक्रमण। अब इसको भी बता देता हूँ मैं पहले कि संक्रमण होता क्या है। संक्रमण होता है कि कोई भी रोग कारक का
कोई रोग कारक का पौधे के अंदर स्थापित हो जाना। Establishment of a pathogen into the host, इसको क्या बोलते हैं अपन? संक्रमण। तो संक्रमण होगा तभी उसके बाद डिजीज होगी। जब संक्रमण ही नहीं होगा तो डिजीज के चांसेस होंगे नहीं, क्योंकि अपन ने किसकी बात की कि संक्रमण किसको बोलेंगे कि कोई रोग कारक का पौधे के अंदर स्थापित हो जाना। जब वो एंटर होगा, उसके अंदर जाके बैठेगा, उसके बाद ही तो वो कुछ रिएक्शन करेगा, उसके बाद ही तो वो ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका रिप्रोडक्शन होगा, उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब भी करेगा, वो सारी प्रोसेस होगी। उसी के बाद उसमें क्या होगी? डिजीज होगी। डिजीज उसी को बोलेंगे कि इन्फेक्शन की जो एक्टिविटीज होती है उसका रिजल्ट जो होता है, या फिर पौधे जो उसका रिजल्ट शो करता है, उस शो करने वाले कैरेक्टर को या फिर उस रिजल्ट को शो करने को ही अपन क्या बोल देते हैं कि वो सिम्टम्स हो जाते हैं। सिम्टम में सीधी सी बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल रिएक्शन, पौधे की आंतरिक और बाह्य जो प्रतिक्रियाएं होती है उसको क्या बोल देते हैं अपन? लक्षण। अब इसमें क्या होता है कि लक्षण में क्या चीज़ हो सकती है? जब डिजीज होती है तो पौधे के अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है कि पौधे का शेप बिगड़ सकता है। शेप बिगड़ने भी एक लक्षण हो गया। उसका साइज बिगड़ सकता है। साइज के भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। साइज बिगड़ने वाले जितने भी लक्षण होते हैं साइज बिगड़ने की वजह से होते हैं, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। शेप की वजह से होता है, साइज की वजह से होता है, उसके अंदर कलर भी चेंज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि उसके जो आंतरिक और बाह्य जो परिवर्तन होते हैं उसके किस वजह से, इसकी एक या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन बोल देते हैं कि वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है कि पौधे और पैथोजन के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन की वजह से जो पौधे के ऊपर जो रिएक्शन दिखाई देती है, इस रिएक्शन की वजह से जो पौधे का जो इस पौधे के ऊपर जो एक्शन होता है या फिर वो कुछ न कुछ शो करेगा, उसका जो शो करने का जो करेक्टर होता है उस करेक्टर को अपन क्या बोल देते हैं? सिम्टम्स। ठीक है, एक जैसे वर्ड होते हैं लेकिन इसको समझने की बात ये होती है कि पौधे के अंदर चेंजेस की वजह से जो पौधा बाहर अपने को शो करता है कि मेरे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उन कारकों को अपन क्या बोल देते हैं? लक्षण बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, या फिर इसको एक तरीके से और लिखें तो क्या बोल सकते हैं अपन? ये क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के प्रति पौधे का जो रिस्पॉन्स होता है, इन्फेक्शन के प्रति पौधे का जो रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स को अपन क्या बोल देते हैं? लक्षण। सबसे इजी डेफिनेशन मिलेगी ये कि रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द इन्फेक्शन, कोई भी पौधे का रिस्पॉन्स देना। रिस्पॉन्स में अब क्या हो सकता है कि वो शेप, साइज, कलर चेंज कर देगा, तो वो भी क्या हो गया? एक तरीके से रिस्पॉन्स हो जाता है। अब उस रिस्पॉन्स को अपन क्या करते हैं? उस रिस्पॉन्स को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। जो लक्षण होता है, लक्षण डिटेक्ट करना यानी कि वो एक प्रकार से उसका रिस्पॉन्स होता है पौधे का, उसको अपन आइडेंटिफाई करके अपन बता सकते हैं कि उसके अंदर डिजीज हो चुकी है। ठीक है, अब सिम्टम्स की बात कर ली और इन्फेक्शन की बात हो गई। अब सिम्टम्स के साथ में एक टर्म और यूज होती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो एक तो होता है सिम्टम और दूसरी चीज़ होती है साइन। ये दो चीज़ इनकी ये जो टर्म होती है दोनों एक साथ में पूछी जाती है। कई बार पूछ लेते हैं कि साइन और सिम्टम में डिफरेंस क्या होता है। होता तो एक प्रकार का रिस्पॉन्स ही है, सिम्टम तो एक प्रकार का रिस्पॉन्स है, लेकिन साइन को अपन क्या बोल सकते हैं? चिन्ह। साइन क्या होता है? चिन्ह। साइन ये अपने सिग्नेचर वाला नहीं होता जो अपने सिग्नेचर करते हैं, वो साइन नहीं होता। साइन का मतलब पैथोलॉजी के केस में अपन जब साइन की बात करते हैं
तो साइन क्या चीज़ होती है? साइन एक चीज़ तो ये होती है, मैंने लक्षण के बारे में बताई तो उसमें क्या बताया था मैंने, इंटरनल और एक्सटर्नल रिएक्शन। वो एक प्रकार की रिएक्शन होगी, एक क्रिया प्रतिक्रिया हो गई जिस वजह से उसके अंदर शेप साइज कलर में परिवर्तन हो गया। अब इसके अंदर क्या हो रहा था, एक प्रकार की रिएक्शन हो गई, वो तो हो गया सिम्टम। अब साइन में क्या होता है, जब देखो डिजीज होती है तो उसके अंदर दो फैक्टर दिमाग में रखनी है, डिजीज होस्ट जिस पे होती है और दूसरा जो करने वाला होता है वो होता है पैथोजन। अब पैथोजन का जब प्रभाव होस्ट के ऊपर पड़ता है तो वो प्रभाव तो हो जाता है लक्षण, और जब प्रभाव के अलावा जब पैथोजन होस्ट पे ही तो सर्वाइव करता है, कई बार क्या होता है कि उसके अंदर चेंजेस नहीं होने देता, प्लांट के अंदर चेंजेस खैर होते हैं पर ऐसी होती है कंडीशन कि चेंजेस तो होते हैं, चेंजेस की बजाय उसकी जो पैथोजन की जो ग्रोथ होती है वो भी प्लांट के ऊपर अपने को दिखाई दे जाती है। चेंजेस की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो प्लांट जो होता है, प्लांट पे क्या होता है, जब रोग कारक उस पर वृद्धि करता है तो वो पैथोजन नेकडाइज यानी कि विजुअलाइज होता है प्लांट के ऊपर। तो विजुअलाइज होना क्या मतलब हो गया कि कोई भी रोग कारक, अपन डेफिनेशन लिखें इसकी, तो कोई भी रोग कारक या रोग कारक का भाग या रोग कारक का उत्पाद जो पौधे पर दिखाई देता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, साइन। अब इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो इंग्लिश वाले कोई लिखे तो उसमें क्या बोलेंगे, पैथोजन और इट्स पार्ट that appear on the host surface। तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन। ठीक है, तो अब अपने साइन समझ में आ गया, सिम्टम समझ में आ गया, इन्फेक्शन क्या होता है, डिजीज़ क्या होती है, ये सब चीज़ें एक बार इसको बुक में से कहीं आप सर्च करके देखना, या फिर अपने जो ये जो पीडीएफ बनेगी अपने पीडीएफ होगी, अपने पीडीएफ तुम लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इससे आगे जो आने वाला टॉपिक है उस टॉपिक में अपन इसी से रिलेटेड बात करेंगे। ये जो पहले वाले आपको पॉइंट याद होंगे या ये दिमाग में होंगे तभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, तो वो याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद अपन जब डिजीज़ की स्टडी करेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे वर्णन होगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती है, उनका वर्णन होगा, उसके बारे में बताना भी पड़ता है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है। ये टर्मिनोलॉजी के जैसे अपने इसको मान लो कि ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, अपने को डेफिनेशंस याद करनी है। तो डेफिनेशन में कम से कम इससे रिलेटेड अपने को 50 ऐसी डेफिनेशन होती है जो अपन याद कर लेंगे तो अपने लिए आगे का चैप्टर जो होगा वो इजी हो जाएगा। ओके, तो ये इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक को अपने पूरे ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में आप पे अपने डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में। ठीक है, थैंक यू।